वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लेक्चर को स्टार्ट किया था, उसी को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स जो हम देखेंगे अब वो एक किसी स्टैंडर्ड बुक से उसका रेफरेंस लेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास स्टैंडर्ड बुक है, जैसे एस सी वर्मा सर की बुक आती है, तो उनका न्यूमेरिकल्स हमें कैसे करने हैं, उस पर कैसे थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना डेरिवेशन कि ये डेरिवेशन जो है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में इसको मतलब एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक डाइपोल जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसमें लिखेंगे लेट अ डाइपोल बी हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन एंगल थीटा। ध्यान रखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म दे रखा है हमारे लिए। तो अब जैसे ही डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा कि जैसे प्लस चार्ज है, तो हमने पढ़ा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं F इक्वल टू क्यू ई। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखा हुआ है, इसी तरह से डाइपोल का ये एंड है, इस पर चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई। और डाइपोल का एक नेगेटिव चार्ज ये है, इस पर भी फोर्स लगेगा यहाँ पे क्यू ई। अब क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल पे इक्वल फोर्स एक्ट करेगा और उन इसकी डायरेक्शन ये इस ई के अलोंग है और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन ई के अपोजिट है। तो इक्वल फोर्स होगा और अपोजिट फोर्स होगा, तब ये इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या करेंगे, इस पर टॉर्क एक्ट करेंगे। तो टॉर्क एक्ट करेंगे तो टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट करेगा यहाँ पे। तो यही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे रोटेट करेगा, तो हम इस पर क्या लगाए कि नेट फोर्स होगा हमारे पास। तो उस नेट फोर्स की जो वैल्यू यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो हमारे पास जीरो आएगी। मान लीजिए एफ नेट अगर हम लिखना चाहें तो एक फोर्स ये लग रहा है क्यू ई, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको निगेटिव साइन के साथ लेंगे, क्यू ई हो जाएगा जीरो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स की वैल्यू है हमारे पास जीरो आएगी। और ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो, यानी कि हिंदी में देखें द्विध्रुव पर कुल बल शून्य होता है। अब ये मैंने बता दिया कि जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं इनकी वजह से एक टॉर्क एक्ट करेगा डाइपोल पे, और वो क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करेगा। अब रोटेट किस तरह से करेगा कि इसकी जो ये डाइपोल है ये हमारा ई की डायरेक्शन में आने लाएगा। टॉर्क जब इस पर एक्ट करेगा तब इसकी जो डाइपोल है ये हमारा इसके ई के अलोंग आएगा। यहाँ पे लिखा है कि टॉर्क टेंड टू अलाइन डाइपोल एक्सेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हिंदी में कि प्लस क्यू और माइनस क्यू पर लगने वाले बलों के कारण द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण मतलब टॉर्क एक्ट होता है, उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा जो द्विध्रुव को घुमाता है। इस प्रकार बल आघूर्ण द्विध्रुव के अक्ष को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रेखांकित करने का प्रयास करता है। मतलब जो इस पर टॉर्क लगेगा वो ये चाहेगा कि ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। अब क्योंकि डाइपोल इस पे टॉर्क एक्ट कर रहा है, मतलब द्विध्रुव पे बल आघूर्ण लग रहा है, तो उस बल आघूर्ण का मान क्या होगा उसको हम यहाँ पे निकालते हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क होगा यहाँ पे टी एफ हो जाएगा क्यू ई। अब यहाँ पे हमें नेट फोर्स नहीं लेना है, यहाँ पता है आइदर फोर्स, तो कोई भी एक फोर्स ले लें, क्यू ई या फिर ये वाला क्यू ई, कोई सा ले सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से थीटा एंगल बनना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। हमें बी सी कैलकुलेट करना है और ए सी की वैल्यू यहाँ पे 2a साइन थीटा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। अब ये q इंटू 2a p बन जाएगा और ये हो जाएगा e साइन थीटा। तो ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट होके आ गया, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसका बाद इसके अगर वेक्टर फॉर्म देखें तो ये टॉर्क इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमें इसकी वेक्टर फॉर्म, इसका फॉर्मूला और नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है तब ये नेट फोर्स हमारा यहाँ पे जीरो नहीं होगा, तो ये ध्यान रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो,
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो उस पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स भी एक्ट करेगा और टॉर्क भी एक्ट करेगा। इसके बाद टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से कैलकुलेट करते हैं, और जो भी टॉर्क की डायरेक्शन है कि वो पी और ई के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि हिंदी में इसी बात को कि टॉर्क की दिशा पेंच के नियम द्वारा दी जाती है, और जो पी मतलब जो टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण आएगा वो पी और ई दोनों के लंबवत होगा। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं कि जैसे मान लीजिए डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाए, मतलब डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आए, तभी थीटा एंगल 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 है तो टॉर्क भी हमारा 0 आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हमारा ये थीटा 0 होगा तो उसको हम बोलेंगे, मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं हम लोग स्थायी संतुलन। कि जब हमारा द्विध्रुव क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा तब थीटा यहाँ पे 0 होगा और वहाँ पे बल आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा, तब इसको कहेंगे स्थायी संतुलन। इसी तरह से अगर ये टॉर्क अपोजिट डाइपोल अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, जैसे ये इस तरह से है और यहाँ पर रोटेट होकर ये इस तरह से हो जाए, तो थीटा जो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा 180 है तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, तो इस केस में भी हमारा टॉर्क 0 कैलकुलेट होके आएगा। टॉर्क 0 हो जाएगा तो इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थायी संतुलन या इंग्लिश में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स के बीच से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये। और ये छोटे छोटे जितने भी मैंने पॉइंट बताए सारे हमें माइंड में रखने हैं ताकि हम इनको कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं अपने आगे के न्यूमेरिकल्स। अब हम देखते हैं अपनी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन, जैसे कि HCB का मैंने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कूलम लॉ में पढ़ाए हैं उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो उसमें लिखा है 3 इक्वल चार्ज 2 × 10⁻⁶, यहाँ पे कूलम आएगा। कूलम ईच आर फिक्स एट 3 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपेंड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू अदर रेस 2। मतलब कि अगर इसको हम समझें डायग्राम पे, तो डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा कि एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, और इसके तीनों वर्टिसेस पे मान लीजिए चार्ज रखा हुआ है। अब तीनों चार्ज इक्वल तो उसको क्यू के टर्म्स में लेट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी बने, क्योंकि तीनों चार्ज सेम है। अब हमें किन्हीं 2 आवेश की वजह से किसी एक पे कूलम का बल का परिमाण निकालना है कि कितना होगा। मतलब किन्हीं 2 चार्ज की वजह से एक पे नेट फोर्स निकालना है। तो मान लीजिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा, ये F फोर्स लगा रहा होगा। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये इधर आ रहा होगा, इस तरह से इसका फोर्स इधर आ रहा होगा। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल पे यहाँ पे 2 फोर्स इंक्लाइंड है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम एफ नेट निकालते हैं इस तरह से कि भाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं a² b² + 2ab cos थीटा। तो a की वैल्यू भी a है और b की वैल्यू भी f है। a की वैल्यू f और b की वैल्यू f। फिर यहाँ करेंगे 2f1 f2 यानी कि f² और ये जगह यहाँ पे cos 60। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे f², 2f², ये 2f² और cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2f², ये f², तो ये √3f² बनेगा हमारे पास, तो ये जाएगा √3f। ये बात तो जब हो गई जब हमारे पास मतलब चार्जेस क्यू के टर्म्स में दे रखे हैं, तब हम उसका आंसर ये वाला टिक करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास चार्ज की वैल्यू दे दी है यहाँ पे, देखिए जैसे ये क्यू जो है इसकी चार्ज की वैल्यू दे रखी है। अब हमें ये न्यूमेरिकल डेटा में कैलकुलेट करना है, तो न्यूमेरिकल डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये √3f लिखा हुआ है, हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे √3। अब f की वैल्यू क्या लिखेंगे हम
1/4πε0 Q1 Q2। अब यहाँ पे Q1 आप किन्हीं दो चार्ज का फोर्स निकालेंगे तो Q² हो जाएगा, और उनके बीच की डिस्टेंस ये कुछ भी डिस्टेंस वाली मैंने R ले ली है, ये यहाँ पे R² हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तब ये बन जाएगा √3 9 × 10⁹ Q², यानी कि Q रखा है 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶, और ये यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर। अपॉन में यहाँ पे R² हो जाएगा, यानी कि 5 R की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि इस कैलकुलेशन को हम कैसे करें, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, बस थोड़ा सा लेंथी होता है, तो इसको ही मैं करके बताता हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे ये एफ नेट लिखा हुआ है, अगर इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जाऊँ तो √3 की जगह 1.732, और ये जाएगा 9 10⁹9, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 10⁻⁻12। डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आता है, 5 का हो जाएगा 25², और ये -2 हो जाएगा 10⁻⁻4। अब जैसे इसको देखते हैं 1.732, ये हो जाएगा 9 4 जा 36, और ये हो जाएगा, जैसे पावर को, ये पावर हम ऊपर ले जाएंगे -4, तो +4 हो जाएगी, 9 4 13 हो जाएगा, 10⁻13 प्लस की, और ये 10⁻⁻12, तो 13 से जब टल जाएगा तो केवल 10⁻1 बचेगा, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 1.732 इंटू, अगर इसको हम डिवाइड करें 36 को 5 से, तो 5 समझा 35, आ जाएगा 7.2 इंटू 2। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 समझा 14, तो 14.4 आ जाएगा। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 24.94 न्यूटन। आप लोग उसकी मल्टीप्लाई करा के देखेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। जैसे मैंने तो इसको करा के देख रखा है, क्योंकि मैं यहाँ करूँगा तो खाली में मल्टीप्लाई है, सिंपल सभी कर सकते हैं, केवल टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसका ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, केवल आप ये मल्टीप्लाई करके देखें कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसका आंसर यही आ रहा है 24.94। आप क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्शन भी उसके ऑप्शन के साथ वहाँ पे मेंशन करेगा, तो हमें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी बतानी है क्या होगी। तो जैसे दो वेक्टर हमारे जब किसी एंगल पे इंक्लाइन होते हैं तब उनका डायरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि कितनी डायरेक्शन होगा, तो ये इसलिए tan अल्फ़ा और b sin थीटा, और ऐसे लिखते हैं a + b cos थीटा। इस तरह से हम फार्मूले को लिखते हैं, मतलब a + b cos थीटा बन जाएगा ये। तो अब जैसे b और a होता क्या, जैसे b हमारा वो वाला वेक्टर होता है जिसके साथ हम मतलब रिजल्टेंट का एंगल कंसीडर करते हैं। तो मुझे इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे ये f यहाँ है और ये इस तरह से है, तो इसको मैं b मान लूँगा और इसको मान लूँगा मैं a, और इनके बीच का एंगल है मेरे पास 60 डिग्री। तो ये हमें वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। अब a वेक्टर यानी कि ये भी f के इक्वल है और b वाला ये भी f के इक्वल, तब a = b है, तो a और b की जगह हम पुट करेंगे f, और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो इसका एंगल देखते हैं कितना आता है निकल के। अब ये जो एंगल होगा रिजल्टेंट का वो इस तरह से, ये हमने b को कंसीडर करा है तो ये अल्फ़ा इसके साथ ऐसे बना रहा होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम इसको, tan अल्फ़ा, यहाँ बोल पड़े b की जगह f sin थीटा के लिए 60, और हो जाएगा यहाँ पे f + f, ये cos 60 हो जाएगा। तो f कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, sin 60 बचेगा हमारे पास। अगर कॉमन ले तो इस तरह से लेंगे, अगर मैं दिखाऊँ लेके sin 60, यहाँ पे f कॉमन, 1 + ये हो जाएगा यहाँ पे cos 60, f से f कैंसिल, sin 60 बचेगा। sin 60 की होती है हमारे पास √3/2,
और ये 1 cos 60 होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे √3/2, 2 + 1 ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचेगा √3/3। अब क्योंकि एक वैल्यू में 2 रूट की वैल्यू होती है तो एक कैंसिल होकर √3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन रहा है tan अल्फा = 1/√3, और 1/√3 जो वैल्यू होती है tan के केस में वो tan 30 डिग्री पे होती है। तो अल्फ़ा यहाँ पे आएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो हमें ये डायरेक्शन भी इससे निकाल सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी कि अल्फ़ा = 30 डिग्री विद द डायरेक्शन कंसीडर्ड एज, मान लेंगे मतलब जो भी हम डायरेक्शन कंसीडर करें उसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी रिजल्टेंट के साथ। तो इस तरह से हम किसी भी बुक के अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम उसके न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वैल्यू गिवन होती है उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कैलकुलेशन अपने आप करके देखें ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के बेस पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 इक्वल चार्ज ईच ऑफ 2 × 10⁻6 कूलम आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। मतलब एक हमारे पास स्क्वायर है और उसके चारों कॉर्नर पे ये चार्ज रखे हुए हैं, तो किसी एक चार्ज पे अदर 3 चार्ज की वजह से हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। मतलब अगर हिंदी में उसको हम समझें, हमारे पास एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के चारों कोने पे ये आवेश रखा हुआ है, तो 3 आवेश की वजह से किसी एक पे हमें कूलाम बल का परिमाण निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? जो मैंने बताया कि जैसे मान ये Q, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ये भी Q है, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको मान लेंगे F। ये वाला भी चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा F। F इसलिए मैंने लेट करा क्योंकि ये वाला फोर्स और ये फोर्स दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, इसलिए मैंने इसको F लेट करा है। ये वाला चार्ज इस पर जब फोर्स लगाएगा तो इसका फोर्स इधर आएगा, इसको मैंने मैंने लिख लिया है F'। तो नेट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा? एक तो इन दो का रिजल्टेंट होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो वो रिजल्टेंट हम कैसे लिखेंगे? जैसे F नेट वाली जी हमें लिखना है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा √2F। कैसे आएगा भाई? F रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, F रिजल्टेंट वाला। तो अब इसमें दो रिजल्टेंट के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, तो 90 की वजह से कॉस वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये F², तो ये हमारे पास ऐड होकर √2F आ जाएगा। अगर केवल F के टर्म्स में क्वेश्चन होगा तो हम इस तरह से भी बता सकते हैं। तो ये इन दो का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास F का, तो इसको लिखेंगे √2F। और एक यहाँ पे फोर्स और आ रहा है इसी डायरेक्शन में, ये हमारे पास है F'। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है कि इसको कैलकुलेट करना। ये दो टर्म आ रहे हैं पे, एक F आ रहा है और एक F' आ रहा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं F की। F फोर्स मानिए इनके बीच का फोर्स है, तो ये जगह F = 1/4πε0, दोनों चार्ज का स्क्वायर होगा, और चार्ज की वजह देखिए 2 × 10⁻6 का स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर में क्वेश्चन में गिवन है। सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, ये जगह 5 × 10⁻² का स्क्वायर, ये 1/4 इसके हो जाएगी 9 × 10⁹, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10⁻12, ये हो जाएगा यहाँ पे 25 और ये हो जाएगा 10⁻4। इसको और हम कैलकुलेट करें तो ये अभी पीछे न्यूमेरिकल का डेटा बनना है लगभग 9 × 4 = 36, ये वही 4 ऊपर जाएंगे 13 हो जाएगी पावर, और 13 से हो जाएगा बचेगा 10, ये आ गया यहाँ पे 25, 5 × 10, 5 × 5 = 25, और 5 को अगर इससे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 न्यूटन आएगा निकल के, और ये 2 भी है इन 2 में, तो ये हमारे पास आएगा निकल के 14.4 न्यूटन। ये हमने इस F की वैल्यू निकाली है। ऐसे अगर हम F' निकालना चाहें, F' मैं यहाँ लिख रहा हूँ, F' हमारे पास जाएगा 9 × 10⁹। अब F' क्या है? इन दो फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस,
तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁶ Q1 Q2 का स्क्वायर। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस देखनी है। अब क्योंकि ये 5 है तो ये वाली भी साइड 5 होगी, तो अगर हम ये डायगोनल निकालेंगे तो मेरे पास निकलेगा √2 5। तो इसको निकाल के मैं बताता हूँ। जैसे ये डायगोनल हमें निकालने वाली है, ये वाला हमें डायगोनल निकालना है, तो ये यहाँ पे मैं निकाल के दिखता हूँ कैसे आएगा ये। मतलब अगर ABCD के टर्म्स में लिखें तो ये ABC और D, हमें AC निकालना है। तो AC हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 50, और 50 के अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 50 के फैक्टर करेंगे 225 जा 5 5 जा। भाई इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर किसी को सॉल्व करने में दिक्कत आती हो तो एक बार देख रहे, एक बार पास आएगा 5√2 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आया, ये डायगोनल निकल के आया है। तो ये वाली डिस्टेंस हमें ले रही है यहाँ पे, ये इसका हो जाएगा ये स्क्वायर। अब ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट -2 से मल्टीप्लाई, ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 9 10 की पावर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -12, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 10 की पावर -4। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, 2 2 या 4, ये 9 2 हो जाएगा 18/25, ये भाई की पावर 9 4 13, 13 से 12 जाएगा तो पे 10 बचेगा, 5 2 या 10, 5 5 या 25, 18 2 या 36, ये आ गया 5, फिर ये इसको डिवाइड तो 7.2 न्यूटन आ गया, 5 7 35 2। तो इस तरह से हमारे पास F डैश की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये F डैश और ये F जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा F नेट। अगर लिखना चाहें तो ये √2 और F की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये 14.4 प्लस ये F डैश है, F डैश की वैल्यू हमारे पास है 7.2, ये हो जाएगा √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ये 14.4 प्लस 7.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20.36 लगभग अप्रॉक्स में यही आएगा। आप करके देखिएगा, मैंने इसको करके देखा है तो लगभग यही आ रहा है अप्रॉक्स में। और हम इसको अगर ऐड करें तो ये 20 है और ये 7 है तो लगभग 27 पॉइंट, ये 3 और 2 5 616 न्यूटन, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताए हैं, थ्योरी पढ़ाते समय कूलम्ब लॉ की, वही हमें अप्लाई करने हैं, बस थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब देखते हैं कि किस तरह से इसका मैं एंगल निकाला। तो मान लीजिए भाई कि इसको मैंने ये रिजल्टेंट का अल्फा एंगल ऐड कर लिया है, हमें ये निकालना है। वही हमारा ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, कि जिसके साथ हम अल्फा कंसिडर कर सकते हैं उसको बी मान लीजिए। तो वही tan अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास था कि b sin थीटा अपॉन यहाँ पर था a प्लस बी कॉस थीटा। अगर हम फिर देखें तो हमारे पास a और b की वैल्यू इक्वल है, ये a और b क्या है, दोनों f के इक्वल है, तो एक कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा f sin थीटा अपॉन f प्लस f कॉस थीटा, ये बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। साइन ये थीटा की वैल्यू 90, 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 90। तो साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 1 होता है, तो हमारे पास ये tan अल्फा इक्वल टू 1 आ रहा है निकल के, यह जगह tan अल्फा इक्वल टू 1 और 1 वैल्यू tan में होती है tan 45 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास वो आ जाएगी कि अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री विद वेक्टर बी, यहाँ पे जो मतलब रिजल्टेंट होगा
और ये बी वाला जो फोर्स है इसके साथ यहाँ पे निकल के आएगा। जो भी साइड में कंसीडर करेंगे रिजल्टेंट का, उसके साथ यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री एंगल आएगा। तो डायरेक्शन भी निकालना सीखे, क्योंकि अगर किसी ऑप्शन में मान लीजिए आपने मैग्नीट्यूड निकाली और डायरेक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारे वहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए सही डायरेक्शन निकालना सीखें। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एससीबी का क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसको करते हैं, ये कैसे करना है हमें। 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 × 10⁻8 कूलम ई चार्ज ज्वाइंड बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड सिस्टम इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब हमारे पास 2 चार्ज हैं और इनको एक स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दिया गया, और इसका 2 × 10⁻8 कूलम मैग्नीट्यूड और इसका 2 × 10⁻8 कूलम मैग्नीट्यूड, और ये 1 मीटर की हमारे पास लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग। अब होगा क्या, जैसे हिंदी में था 2 आवेश जिनमें प्रत्येक 2 × 10⁻8 कूलम आवेश है 1 मीटर लंबी अचालक डोरी से जोड़े गए हैं, और यह निकाय मतलब सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया है। तो ये बताना है कि इस पर कितना टेंशन डेवलप होगा। तो सबसे पहले मैं थॉट प्रोसेस ये डेवलप करना है कि टेंशन डेवलप क्यों होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, सेम चार्ज की वजह से इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा और इस पर भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। इससे क्या होगा कि इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा। अब टेंशन डेवलप होगा हमारे पास T, तो मैं इसी की वैल्यू निकाल लिया, यानी कि ये जो टेंशन है इस पर लगने वाले फोर्स के इक्वल आएगी। तो T = F हमें निकालना है, मान लीजिए, ठीक है। ये F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही 1/4 पे कूलम ला के फोर्स से। तो 9 × 10⁻9 Q1 Q2 हो जाएगा 2 × 10⁻8, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, अपॉन में R स्क्वायर मतलब 1 मीटर का स्क्वायर। इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट, हो जाएगा 9 × 18, 18 × 36, ये 10⁻9 दे रखा है, ये ऐड होकर 10⁻16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 10⁻, ये पास बचेगा -7 न्यूटन। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर और इसको करना चाहे तो 3.6, तो ये पड़ेगा 10⁻8 न्यूटन। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। भाई ये -8 कैसे होगा, मान लीजिए 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 10 डिवाइड 3.6 हो जाएगा, वो पावर ऊपर आएगी वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि ये टेंशन इस फोर्स के इक्वल कैसे होगा। टेंशन इस फोर्स के इक्वल ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहे होंगे। तो इस तरह से हम जो भी लेक्चर्स लिया करेंगे उसमें, क्योंकि हमने कंटेंट पढ़ लिया है HC वर्मा की जो बुक है उसका सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ।